अनसॉल्व्ड ट्रू क्राइम। ये ऐसे क्राइम केसेस है जो आज तक और अभी तक सॉल्व ही नहीं हुए हैं और आज भी इन्हें अनसॉल्व्ड कहा जाता है। मेरे को इंटरनेट पे ऐसे बहुत से अनसॉल्व्ड केसेस मिले हैं, बट मैंने उनमें से कुछ 3 केसेस को पिक किया हूँ जो बहुत ही ज़्यादा ग्रूसम एंड शॉकिंग है। 14 फेब 2000, नॉर्थ कैरोलिन यूएस। इक्वेला डिग्री नाम की औरत पुलिस को कॉल करती है और कहती है कि हर डाउटर इज मिसिंग, प्लीज फाइंड हर। पुलिस फौरन उनके घर पहुंचती है एंड इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है। आशा की मॉम एंड डैड पुलिस वालों को सब कुछ शुरू से बताते हैं। आखिर हुआ क्या? 13 फेब 2000, आशा की मॉम एंड डैड अपने दोनों बच्चों को रात के तकरीबन 2:30 बजे सुलाकर वहां से चले जाते हैं। एज रेगुलर वो ऐसा ही करते, बट कुछ देर बाद आशा के छोटे भाई ब्रियन डिग्री को बेड से उतरने की आवाज आती है, बट ही इग्नोर्स एंड अगेन स्लीप्स। जब सुबह होती है उसकी मॉम उन दोनों को उठाने आती है, तब उसका भाई तो वहां होता है, बट आशा वहां होती ही नहीं। यस, आशा वॉज डिसअपियर्ड। वो लोग पूरा घर और पूरे पड़ोस में देखते हैं, हर जगह देखते हैं, लेकिन आशा वॉज नॉट फाउंड। एंड देन वो लोग 911 पे कॉल करते हैं। जब पुलिस घर देखती है तब ना ही कोई दरवाजे तोड़ने का या फिर कोई फोर्स की हुई एंट्री यानी फोर्स्ड एंट्री का कोई भी सबूत नहीं था। मतलब कि कोई जबरदस्ती घर में घुसा ही नहीं था। सो इट्स मीन कि आशा अपनी मर्जी से गई। पुलिस अथॉरिटीज एंड वॉलंटियर्स एक मैसिव सर्च करते हैं एंड ये न्यूज मीडिया में भी आ जाती है एंड स्टिल पुलिस को कोई भी लीड मिल ही नहीं रही थी। बट ये न्यूज मीडिया में आने से पुलिस को 2 इंडिविजुअल इंसान का कॉल आता है। उसमें से एक बाइक मोटरिस्ट, दूसरा कॉलर ट्रक ड्राइवर था। पुलिस को कुछ उम्मीद मिलती है। वो दोनों भी कॉल्स पे ये कहते हैं कि उन्होंने एक छोटी बच्ची को हाईवे नंबर 18 पे जाते हुए देखा है और वो भी उनके घर के अपोजिट डायरेक्शन में था। और तो और सुबह के 4 बजे उन्होंने ये चीज को नोटिस किया था। बट जब वो बाइकर्स बच्ची को फिर से चेक करने के लिए जाते हैं तब वो लड़की जंगल वाले झाड़ियों की तरफ भाग जाती है। एंड देन उसके बाद आशा फिर कभी मिली ही नहीं। पुलिस ने एक बार फाइनल सर्च किया था उस जंगल में, बट स्टिल कोई भी उस जंगल में लीड ही नहीं मिली। लेकिन तकरीबन 1.5 साल बाद उस हाईवे पे कंस्ट्रक्शन वालों को उसका एक बैकपैक मिलता है। यस, वो बैग उसी का था और वो भी फुल पैक था, बट स्टिल वो अभी तक मिली ही नहीं। आज तक किसी को भी ये पता ही नहीं चला कि उसके साथ हुआ क्या या फिर उसने ऐसा क्यों किया। बिकॉज उसके फैमिली वाले भी अच्छे थे, उसके काफ़ी केयर करते थे, उसके काफ़ी सारे दोस्त भी थे, बट उसने किया क्यों ये आज तक पता नहीं चला। एंड उस हाईवे नंबर 18 पे अभी भी एक बिल बोर्ड लगा हुआ है। नवंबर 1971। बीडी कूपर के बारे में ऑलमोस्ट सब जानते होंगे। ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर केस है अब तक का। इस आदमी ने 1971 में अकेले ही प्लेन को हाईजैक किया था। वो बोइंग 727 फ्लाइट में बैठता है जो पोर्टलैंड से सिएटल वॉशिंगटन की तरफ जा रहा था। फ्लाइट के टेक ऑफ करने के बाद वो एक लेटर फ्लाइट अटेंडेंट को देता है जिसमें लिखा था कि उसके पास एक बॉम्ब है एंड उसने ये प्लेन हाईजैक कर लिया है, बट ये वो इसके बदले $2 लाख एंड 4 पैराशूट्स की डिमांड करता है। इन सब के बाद वो प्लेन को सिएटल में लैंड कराता है जहाँ पे उसको उसके पैसे मिलते हैं, बट वो आदमी वहाँ पे 36 पैसेंजर्स को रिलीज भी करता है। वो पैराशूट और पैसे लेने के बाद लेकिन वो 2 पायलट, एक फ्लाइट इंजीनियर एंड फ्लाइट अटेंडर्स को लेकर फिर से प्लेन लेकर चला जाता है, वो भी मैक्सिको की तरफ।
वो प्लेन को तकरीबन 10,000 फीट की ऊंचाई पे उड़ा रहा था। एंड आफ्टर सम टाइम तकरीबन 8 बजे के करीब वो वहां से पैराशूट लेकर छलांग लगाता है एंड देन वो गायब हो जाता है। अकॉर्डिंग टू फ्लाइट अटेंडर्स एंड पैसेंजर्स, वो आदमी काफी काम एंड नॉर्मल था। मतलब कि वो आदमी एयरपोर्ट पे बोर्डिंग करता है, प्लेन को हाईजैक करता है, पैसे की डिमांड करता है, पैसे लेकर वहां से उड़ जाता है और बीच हवा में ही गायब हो जाता है, जो कि आज तक मिला ही नहीं। वो कौन था और कहां से आया था? जहाँ पे वो आदमी कूदा था वहां पे भी बहुत बड़ी रिसर्च की गई थी, बट उस आदमी का आज तक कुछ पता ही नहीं चला। एंड स्टिल ये केस अभी भी अनसॉल्व्ड है। इट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिस्ट्री एंड क्राइम। जैक द रिपर मोस्ट फेमस किलर था 1988 का। व्हाइट चैपल डिस्ट्रिक्ट ऑफ लंदन ईस्ट, अगस्त के नवंबर के बीच में कोई तो वहां के प्रोस्टिट्यूट्स को बहुत बुरी तरह से मार रहा था। उसके मारने का स्टाइल इतना क्रूसम था कि वहां के लोग बहुत ज्यादा डरने लग गए थे। कुछ कुछ वक्त तो वो उसने मारे हुए इंसान के बॉडी पार्ट्स को काट कर लेकर चला जाता था। एक भी सबूत को उस क्राइम स्पॉट पे बिल्कुल भी नहीं छोड़ता था। वो इतने ब्रिलियंटली उन लोगों को मौत के घाट उतार रहा था। जैक द रिपर के कंफर्म 5 विक्टिम्स थे और ऐसा कहते हैं कि और भी थे, बट इसका कोई आज तक प्रूफ नहीं मिला। एंड शॉकिंग बात तो ये थी कि जैक द रिपर खुद इन मर्डर्स के बारे में पुलिस को बताता था, और वो भी लेटर्स के जरिए। लेटर्स के नीचे अपना खुद का साइन भी करता था जैक द रिपर, और उसी वजह से सबको उस मर्डरर का नाम भी पता चला, वो था जैक द रिपर। उस वक्त के एक्सपर्ट्स के मुताबिक ऐसा कहा जाता था कि वो एक सर्जिकल क्रिमिनल था, बिकॉज डेड बॉडी पे जहां भी ऐसे कट्स लगे हुए थे वो एकदम परफेक्ट थे। बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि ये सब लेटर्स फेक थे ताकि न्यूज को और बड़ा बना सके, बट जैक द रिपर ने इन फेक न्यूज की अफवाह के बारे में एक रिप्लाई भी दिया था, और वो भी एक बहुत सी घटिया सी चीज करके। वो एक पुलिस वालों को लेटर सेंड करता है, और उस लेटर में किसी ह्यूमन का, किसी इंसान का रियल हार्ट था। इस चीज से बचने के लिए उस वक्त के लोगों ने मैन हंट करना स्टार्ट कर दिया था, जहां पे लोग रात के समय एक ग्रुप बनाकर जाते थे और उसको पकड़ने की कोशिश करते थे, बट उसके चक्कर में बहुत से मासूम लोगों को मार खाना पड़ रहा था। उस वक्त ये एक बहुत बड़ी न्यूज बन चुकी थी, लेकिन इन लोगों ने कभी भी रियल किलर को पकड़ा ही नहीं। इसके अराउंड काफी सारे थीरीज है कि वो जो भी किलर था वो एक पुलिस वाला था, बिकॉज वो जानते थे कि प्रूफ्स को कैसा मिटाया जाए और इन सब चीजों से कैसा बचे। एंड सेकंड थ्योरी ये है कि जैक द रिपर एक बहुत बड़ा ग्रुप है, एंड वो ग्रुप उस वक्त के गवर्नमेंट के लिए काम करता था, एंड वहाँ के हायर ऑफिसर्स इन प्रोस्टिट्यूट वुमेन्स के साथ संबद्ध थे, एंड कभी कभी वो प्रोस्टिट्यूट वुमन उन ऑफिसर्स की माँ भी बन जाया करती थी। तो ये ग्रुप हायर किया गया था उन सब प्रोस्टिट्यूट्स को मारने के लिए, बट ये सब थ्योरीज है, इसकी कोई भी रियल प्रूफ नहीं है, एंड आई डोंट थिंक कि ये कभी सॉल्व होने भी वाला है।